नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मुंगेरी लाल जीएस के प्लेटफॉर्म पर। और हम आज से हिंदी साहित्य की टेस्ट की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। ये शुरू में हम 25 प्रश्न आपके समक्ष लाएंगे और सभी प्रश्न बेसिक स्तर के होंगे। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नया है तो जैसे जैसे ग्रोथ होगा वैसे वैसे प्रश्नों का स्तर, जैसे आप जुड़ते जाएंगे तो प्रश्नों का स्तर हम बढ़ाएंगे आपके कमेंट के माध्यम से। तो अभी हम शुरू में बेसिक लेवल से आगे बढ़ रहे हैं ताकि जब आप जुड़ें अच्छे तरीके से तब हम प्रश्नों का स्तर बढ़ा सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का विकास। इस अध्याय से यह प्रश्न है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सा है। भारतीय आर्य परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत, और विकल्प है हिंदी, वैदिक संस्कृत, मराठी और लौकिक संस्कृत। तो भारतीय आर्य परिवार की भाषाओं का जो मूल स्रोत है वो है जी हाँ वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये जो भाषाएं हैं किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न है कि भाषा का मूल या प्रारंभिक रूप कौन सा है। तो भाषा का मूल रूप कौन सा है। विकल्प है लिखित, मौखिक और मानक और साहित्यिक। तो भाषा का जो मूल रूप है वो क्या है, मौखिक है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई। विकल्प है 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी। सही हो जाएगा 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है कि हिंदी को भारतीय संविधान की संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली। तो राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली। विकल्प है 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 1950 और 1953। तो राजभाषा की मान्यता मिली 14 सितंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप जानते हैं सरस्वती पत्रिका जिसका प्रकाशन 1900 में प्रारंभ हुआ, उसके 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक बने और दिसंबर 1920 तक ये संपादक रहे। तो पूछा गया है कि किस पत्रिका में खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत रूप दिया। तो स्पष्ट रूप से आप जानते हैं तो सरस्वती पत्रिका से इनका नाम जुड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न पर है कि उत्तर भारत की खड़ी बोली दक्षिण भारत में किस रूप में विकसित हुई। देखिए उत्तर भारत में खड़ी बोली दक्षिण भारत में किस रूप में विकसित हुई। विकल्प है द्रविड़, दक्कनी उर्दू और परिनिष्ठित हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्कनी हिंदी। फिर है कि मध्यकाल में राजकाज की भाषा क्या थी। तो मध्यकाल में जो राजकाज की भाषा थी वो कौन सी थी, फारसी थी। अगला प्रश्न देखिए कि किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी, ध्यान देंगे राजभाषा, ठीक है। राजभाषा का मतलब क्या होता है, सरकारी कामकाज की भाषा। तो राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 343 अनुच्छेद में ऐसा वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए 10वां प्रश्न है कि ब्रज भाषा और अवधि किस काल की काव्य भाषाएं हैं। ब्रज और अवधि, तो आप स्पष्ट तौर पर जानते हैं कि ब्रज और अवधि जो है ये मध्यकाल की भाषाएं हैं। फिर है कि हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। आसान सा प्रश्न है कि 5 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए कि बुंदेली और कन्नौजी हिंदी के किस उपभाषा वर्ग में। आपने हिंदी के उपभाषा वर्गों को जरूर पढ़ा होगा। जैसे कि पूर्वी हिंदी में क्या क्या आता है, पूर्वी हिंदी में आता है क्या, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है ना पूर्वी हिंदी में, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में क्या क्या आता है, राजस्थानी में आता है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ढूंढानी। ये किसमें आता है, राजस्थानी में। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी में आता है ब्रज भाषा, बुंदेली, अवधी, बुंदेली, हरियाणवी, ठीक है। और पहाड़ी में कौन कौन सा आता है,
अवधी जो है पूर्वी हिंदी में आता है। और पहाड़ी में कौन कौन सा आता है? कुमायूनी और गढ़वाली, याद रखेंगे, कुमायूनी और गढ़वाली। ये किस में आता है? पहाड़ी में प्रश्न पूछा गया है कि बुंदेली और कन्नौजी किस में आता है? तो बुंदेली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष उपस्थित है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? विकल्प हैं संस्कृत, हिंदी, अपभ्रंश और पाली प्राकृत। तो ध्यान देंगे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है तो इसका विकास जो है हुआ है अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो आप जानते हैं भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? बिहार में। अगला प्रश्न देखिए कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। और आप जानते हैं खड़ी बोली को ही क्या कहते हैं? सौरवी भी कहते हैं। क्योंकि ये सब आसान से प्रश्न है तो मैं तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़ेंगे प्रश्नों का स्तर भी अच्छा होगा और टेस्ट की श्रृंखला में भी आप अपने आप को जांच पाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य क्या है? देखिए भाषा के संबंध में अशुद्ध तथ्य क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है और भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। तो अशुद्ध तथ्य हमको ढूंढना है। तो अशुद्ध तथ्य क्या है? विकल्प बी, भाषा अर्जित संपत्ति है, परिवर्तनशील है, अनुकरण से सीखी जाती है और समाज का असर भी भाषा पर पड़ता है। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, 17वां नंबर प्रश्न पर हम आ चुके हैं। 25 सवालों का डिस्कशन करेंगे हम इस सेशन में। जैसे जैसे मैं आपको फिर कह रहा हूं आप जुड़ेंगे प्रश्नों का स्तर भी बढ़ेगा और प्रश्न की संख्या में भी हम बढ़ोतरी करेंगे। आपके कमेंट के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अगला प्रश्न देखिए कि लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? ये महत्वपूर्ण सवाल है कि लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? विकल्प है भावमूलक, सूत्र, चित्र और प्रतीकात्मक लिपि। तो आप जानते हैं आपने भीमबेटका स्थान का नाम सुना होगा, प्रागैतिहासिक स्थल है। तो लिपि के विकास में पहली लिपि कौन सी है? चित्रलिपि। अगला प्रश्न देखिए कि आदिकाल में मैथिली का बड़ा कवि, आदिकाल में मैथिली का बड़ा कवि कौन सा है? तो आदिकाल में मैथिली के बड़े कवि कौन है? विद्यापति। विद्यापति के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? विद्यापति के बारे में आप जानते हैं कि इनको क्या कहा जाता है? एक तो मैथिल कोकिल कहा जाता है, मैथिल कोकिल, इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनको अभिनव जयदेव कहा जाता है, कवि शेखर भी कहते हैं इनको, अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव। और विद्यापति की रचनाओं के बारे में जानते हैं आप? विद्यापति देखिए मैं बता देता हूँ, विद्यापति रिवीजन हो जाएगा। विद्यापति की रचनाओं के बारे में आपको बता देता हूँ। संस्कृत में इनकी जो रचना है वो क्या है? शैव सर्वस्वसार, शैव सर्वस्वसार, पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दान, ये सब किसमें है? संस्कृत भाषा में है। दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, भू परिक्रमा आपको जरूर याद होगा, मैं एक बार रिवाइंड करा रहा हूं। ये सारे किसमें है? संस्कृत में। और अवहट्ट में क्या है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अवहट्ट में दो रचनाएं इनकी है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और उसके बाद पदावली जो मैथिली में है, मैथिली भाषा में कौन सा है? पदावली। और इनके बारे में एक कथन जो बहुत प्रचलित है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बड़े सस्ते हो गए हैं, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है विद्यापति के बारे में। तो अगला प्रश्न हमारा 19वां प्रश्न देखिए है, यहाँ है 19वां प्रश्न कि कृष्ण काव्य परंपरा में किस भाषा में व्यक्त हुई कृष्ण काव्य परंपरा? तो आप जानते हैं कृष्ण काव्य परंपरा जो है बिल्कुल ब्रज भाषा में व्यक्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए कि ब्रज भाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी ये बोलियां किस वर्ग की हैं? तो ये बोलियां जो हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, आपको ध्यान रखना है। पूर्वी हिंदी के अंदर
अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और उठानी। और पहाड़ी के अंदर कुमायूनी और गढ़वाली। तो ब्रज, खड़ी, हरियाणवी और बुंदेली किसके अंतर्गत आ जाएगा? जी हाँ, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अब 21वां प्रश्न है कि मुगल काल में प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी थी? तो आप जानते हैं मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव किसने डाला? फारसी ने डाला। 22वां प्रश्न है कि इन लिपियों में से किसे रेखता लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती है? ध्यान दीजिएगा, एक तो रेखता लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, और कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि है जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये जो देव ब्राह्मी लिपि देख रहे हैं, ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं। और इसी ब्राह्मी लिपि से आपने अभी पढ़ा कि भारत के संविधान के 343वें अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो दाएं से बाएं लिखी जाएगी खरोष्ठी, बाएं से दाएं ब्राह्मी और देवनागरी। अगला प्रश्न देखिए है, हम अंतिम चरण पर हैं और अगले प्रश्न में है कि देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है? विकल्पों में से चुनाव करना है, तमिल, पंजाबी, बांग्ला और मराठी। तो सही विकल्प होगा जी हाँ, मराठी। पंजाबी जानते हैं आप गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी किस लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी। अगला प्रश्न देखिए, मेवाती और हड़ौती बोलियां, मेवाती और हड़ौती मैं आपको बता चुका हूं किसके अंतर्गत आ जाएगा? राजस्थानी के अंतर्गत। और फिर है 25वां सवाल कि अधिकतर भारतीय आर्य भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो अधिकतर जो भारतीय लिपि हैं, भारतीय भाषाओं की लिपि हैं, उनका विकास हुआ है किससे? जी हाँ, ब्राह्मी लिपि से। और अगला प्रश्न है कि हिंदी इतर भाषी राज्य कौन से हैं? विकल्प है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो हिंदी इतर है, ठीक है, हिंदी इतर ध्यान देंगे। तो हिंदी इतर राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र। आज की श्रृंखला हम यहीं समाप्त करते हैं, परंतु ये टेस्ट सीरीज आगे बहुत धारदार होगी। प्रत्येक दिन रात्रि 9 बजे आपको ये टेस्ट उपलब्ध कराई जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।